धबरधूस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। शाहिद मसूद साहब आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें कोई ऐसी कोई बड़ी खबर आती थी तो वो कहते थे धबरधूस। और आज वाकई पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई कि फॉर्मर DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीर साहब को कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और 14 साल की उनको कैद बामुशक्कत रिगरस पनिशमेंट अवार्ड कर दी गई है और फील्ड कोर्ट मार्शल को कर दिया गया है और उनके पास हक तो मौजूद है कि वो अपील कर सकते हैं। एक बहस जारी थी सुबह से मीडिया में, क्या हाई कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स में भी जो आर्मी के ट्रायल के जो आप अपील कर सकते हैं। तो रीमा उमर साहिबा हैं, बहुत ही मशहूर लॉयर, उनका मैंने एक्स अकाउंट देखा, उन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से किसी को सजा मिलती है और खासतौर पर आर्मी ऑफिसर को, तो वो अपील हाई कोर्ट्स में और सिविलियन कोर्ट्स में नहीं कर सकते। उनकी अपील जो होगी वो मिलिट्री के अंदर से होगी और आर्मी चीफ के पास जाएगी जो कि इस वक्त CDF है आसिम मुनीर साहब, और या वो उस पर फैसला कर सकते उस अपील पर या उनकी कोई नॉमिनेटेड कोई और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। बहरहाल फैज अमीर साहब के हवाले से जो ISPR की प्रेस स्टेटमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनके जो हमने ट्राई किया उनको, जो उनका केस चला वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से था, सियासी मुदाखलत के हवाले से था, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, इख्तियार का गलत इस्तेमाल था, नुकसानात पहुंचाने के हवाले से था जो उन्होंने बहुत से कुछ इंडिविजुअल्स को पहुंचाया, पर्सनस को पहुंचाया। और उनका एक और इल्ज़ाम ये भी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन का भी इल्ज़ाम है। उस पर मज़ीद एलैबोरेशन नहीं आई है, तफसीली फैसला अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मीडिया पर बातचीत जारी है। कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टूड सी हैं, कुछ चीज़ों पर पता है कि किसकी तरफ रेफरेंस है और ख़ासतौर पर पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, जिसमें मज़ीद उस स्टेटमेंट में यह है कि पोलिटिकल एजिटेशन के हवाले से, सियासी अफरा तफरी के हवाले से भी जो है मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मामला। यानी ये कि कहीं ना कहीं 9 मई के हवाले से, आपको याद होगा कि जब इनकी इंडाइटमेंट हुई थी तो 9 मई का रेफरेंस दिया था और कहा था कि सिर्फ 9 मई तक नहीं, मजीद कुछ उन्होंने पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की थी। आप सबको फैसल वावडा साहब की, जो कि बहुत ही मशहूर अब नजूमी बन चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए अक्टूबर 2022 की, जब बानी PTI इमरान खान साहब जा रहे थे लाहौर लॉन्ग मार्च लेके, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कहीं ना कहीं उसका लिंक आज भी उसी का वो रेफरेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, फॉर्मर DGI को इंडाइट कर दिया गया है। उनका एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में, आज से 4 साल पहले उनके हवाले से कहा जाता था फैज़याब लोग हो रहे हैं और आज वो खुद ही अताब का शिकार हो चुके हैं और मीडिया के हवाले से उन्होंने बहुत कदगरने लगाई हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी आज वो भी गिरिया कुना थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाला और बहुत से हवाले से उनको हैरेस किया और बहुत से हम जानते हैं कि मीडिया चैनल्स के हवाले से भी उन पर बहुत कुछ प्रेशर था, उनका प्रेशर था मीडिया चैनल्स के ऊपर। अफसार आलम साहब ने इस पर बात कर चुके हैं, तो मीडिया के हवाले से भी वो अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किए जाते। खुद एक तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ उनकी कुर्बत है, लेकिन हामिद मीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी, उनके बकौल जब सदारती निज़ाम की बात हो रही थी 2020-21 के अंदर, तो फैज अमीर साहब डॉज करते थे बकौल हामिद मीर साहब के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, पीपल्स पार्टी को, जिससे वो सपोर्ट लेना चाहते थे। तो यानी फैज अमीर साहब के एम्बिशंस ये थे कि वो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बेनिफिशरी बने कभी जाके। तो ही वाज अ वेरी ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कनिंग पर्सनैलिटी, लेकिन उनको सजा मिल गई है। अब देखते हैं कि इसके पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं, खास तौर पर बानी PTI इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो बहुत खुश है, बयानिया बनाया जा रहा है और लिंक किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो बाजवा साहब ने और फैज अमीर साहब ने जो बीज बोए थे उसके नुकसानात हमने उठाए हैं, लेकिन चलिए इंसाफ हो गया। बहरहाल इस हवाले से आज बात करते हैं। हमने दावत दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं उसामा अली हमजा साहब, उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और उनके साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन हैं सहाफ़ी हैं तंजीला रहमान साहिबा। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपसे मैं सवाल सबसे पहले करूंगा क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ये जो सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से खासतौर पे आर्मी ऑफिसर्स को, उसकी अपील सिविलियन कोर्ट्स में नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल की जाती है और होगी, क्योंकि इनका तो अभी कोर्ट मार्शल मुकम्मल हुआ, उनको सजा हुई, 4 चार्जेस के ऊपर प्रूव हो गया। तो अब इन पर डिपेंड करता है कि अपने ये अपील करें या ना करें। और अपील जो है ये आर्मी चीफ को पहले करेंगे, अगर वहाँ से टर्न डाउन हुई फिर ये गवर्नमेंट को करेंगे, और वहाँ से भी अगर इनको कोई रिलीफ नहीं मिला तो फिर ये हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर लास्टली जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसकी तरफ जो है वो अपील कर सकते हैं। तो ये उनके पास 4 जो है अभी तक
وہ موجود ہیں آپشنز ٹو ایکسرسائز. اوکے ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اسامہ علی امزا صاحب. پاکستان تحریک انصاف کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا ورژن ہے سزا پہ؟ دیکھیں السلام علیکم. میں ابھی تک جو پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے میری نظر سے نہیں گزرا. اچھا. میں ابھی کچھ ایسے ایونٹس تھے، شادی تھی، لوگ ادھر حلقے میں ہوں اور کچھ دیہات میں گیا ہوا تھا، لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. اور پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف قانون کے معاملے میں اور سیاسی مداخلت کے معاملے میں ہمارا سٹینس بالکل واضح ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے ایسے باوقار ادارے کی طرف سے جو جن کا بنیادی کام سرحدوں کی حفاظت ہے اور معاملات کو دیکھنا ہے، تو وہ ایک طرح سے اپنی حد سے تجاوز کرنے والا کام ہوتا ہے. دیکھیں، ایک لمبی ہسٹری ہے، یہ آج سے نہیں، پاکستان بننے کے بعد کسی نہ کسی حوالے سے ہماری مقتدر قوتوں نے سیاست کے میدان کو تباہ آزمائی کرنا شروع کر دی. اپنی پسند کے اپنی گملوں کے اندر انہوں نے نرسریز کے اندر سیاستدانوں کو کاشت کیا اور پھر ان کو فیلڈ میں لے کے آئے. پھر اپنی مرضی سے کسی کو غدار بنا لیا، کسی کو محب وطن ٹھہرا دیا. کل کے غدار آج کے محب وطن ہیں، کل کے جو محب وطن تھے آج غدار ہیں. لیکن یہ احتساب کا نظام اگر کسی بھی سوسائٹی میں نہ ہو تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں تو وہ تو سوسائٹی بانجھ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر خیر کی صلاحیت نہیں رہتی. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی ایک سیاسی سوچ کے ساتھ جو ہم نے ہمارا پچھلے سالوں میں پچھلے 3.5 سال کے اندر جو ہم نے ایکٹ کیا ہے، اور مجموعی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا کام اپنی سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن اگر وہ اپنا احتساب کا نظام چلاتے ہیں. صحیح ہے. تو یعنی یہ ہوا آپ کی بات صاحب، آپ کی بات کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت کی جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تاثر یہ تھا کہ ان کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. اور یہ تو خود عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے بات خود کہی ہے یہ کہ ہمیں جب کوئی قانون سازی کروانی ہوتی تھی اور ہمارے پاس تعداد نہیں ہوتی تھی تو ہم ایجنسیوں سے کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کی تعداد پوری کیجیے نیشنل اسمبلی کے اندر. تو وہ غلط تھا نا پھر؟ یہ ان طاقتوں کو جو کہ سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، اگر ہم ان دوسرے مسائل میں انوالو کریں گے تو اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے. اور وہ کوئی بھی ہو اپنا کام کرنا ہے، فوج نے اپنا کام کرنا ہے. اسامہ صاحب وہ کوئی بھی ہو نا، اسامہ صاحب آپ یہ کلیئرٹی سے بات کہہ سکتے ہیں وہ کوئی بھی ہو. کا وہ جو مشہور فرمان ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، پالیسی سیاستدان چلائیں گے، گورنمنٹ ان کی بنے گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ کی بات سے میں متفق ہوں، لیکن یہ جو اگر آپ کے دور میں ایسا کچھ ہوا تو وہ غلط ہوا نا، آپ اس چیز کو تو کہیں گے نا. میں اس چیز کا دفاع تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کوئی ایسا ادارہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں، میں سمجھتا ہوں ان سے اگر ہم ان سے بورو کرتے ہیں تو وہ کل ٹھیک ہے. ہمیں آگے چلتے ہیں گفتگو کو لے کے. تنزیلہ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. تنزیلہ صاحبہ یہ بتائیے گا، اس میں بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اتفاق کیا بہت حد تک کہ کسی طرح سے سیاسی مداخلت کسی بھی سرونگ آفیسر کی نہیں ہونی چاہیے. تو اب آگے کے لیے بھی تو پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گئی ہے نا کہ اگر آگے بھی کچھ اس طرح کے معاملات کوئی لوگ کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح کی سزا ملے گی. دیکھیے جس کی پہلی امپلیکیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ آئندہ کوئی اتنے اہم عہدے پہ اور حساس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ سیاسی گٹھ جوڑ میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کرے گا. تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، اور جو اداروں سے بڑی شخصیات
ہونے کی کوشش کرتی ہیں اس کا راستہ روکا گیا ہے. اور اگر کسی کی اس طرح کے کوئی مقاصد ہوں گے, کوئی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے اور وہ اس ملک کے نظام کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ کرے گا, تو ظاہری بات ہے اس کا پھر احتساب ہوگا, چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اثر و رسوخ نہ رکھتا ہو. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے کہ اچھی ہیں, لیکن ہم جو اس کا آگے کا منظرنامہ ہے اس میں جو زیادہ مجھے لگتا ہے اس کی امپلیکیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگی, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پریس ریلیز آئی اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی جو کہ ایجنڈا ڈریون تھیں. تو اب وہ تو ظاہری بات ہے, بڑا صاف ستھرا سا اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی بارہا ذکر ہوا کہ 9 مئی کے تانے بانے جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی آئے تھے اور اس کے بعد بھی جب وہ نہیں تھے تو جو ریڈز ہوئے, جو چیزیں برآمد ہوئیں, وہاں سے ایک فون ایسا برآمد ہوا کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس میں اس کی بہت زیادہ سرپرستی بھی کر رہے تھے, اس میں بڑے ایکٹیولی انگیج. ٹھیک ہے طاہر صاحب, میں آگے چلتا ہوں ڈسکشن کو لے کے. آصف عالم صاحب, آصف عالم صاحب ان کا جو کیس ہے بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا, اور اس کیس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کا الزام ہے. 2017 میں کیونکہ الیبریشن تو مزید تفصیل تو نہیں بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز کیا تھیں کیس کی, لیکن ہم یہ اس لیے بات کریں کیونکہ میڈیا میں وائڈلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ٹاپ سٹی اسکینڈل 2017 میں آتا ہے. 2017 میں نون لیگ کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, پاناما کا بھی کیس چل رہا تھا ساتھ ساتھ, لیکن پھر ان کی پروموشنز پہ پروموشنز ہوتی گئیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی بھی تقریر موجود ہے, انہوں نے بھی انسینویٹ کیا تھا کچھ لوگوں کو, غالباً ان کو بھی کیا تھا جو اس وقت ڈی سی اسلام آباد تھے فیض حمید صاحب. اور ابھی میں نے ایکس اکاؤنٹ پہ ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں رضا رومی صاحب, ان کا ایک کلیم ہے, ان کے بقول جو اس وقت کرنٹ آرمی چیف ہیں یعنی عاصم منیر صاحب, انہوں نے ان کے خلاف ایک رپورٹ دے دی تھی ان کی کچھ کرپشنز کے حوالے سے یا کچھ ان کے معاملات پہ تھے, جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے پیش کی گئی, لیکن پھر بھی ان کی لیفٹیننٹ جنرل تک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو وہ کردار جو 2017 سے لے کے 22 تک کے ہیں, یعنی نون لیگ کی گورنمنٹ, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اینڈ فارمر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب, ان سب سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا. جی باری باری ہوگا, دس از دی فرسٹ اسٹیپ اینڈ دس از ناٹ دی لاسٹ اسٹیپ. شروعات ہو گئی, ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا, اور میرا خیال ہے کہ تاریخ میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ اتنے اہم عہدے کے اوپر, اتنے سینئر افسر کے اوپر جو ہے اس کا اتنا لمبا ٹرائل ہوا, کورٹ مارشل ہوا, اور آخر اس کو جو ہے 14 سال کی مشقت قید جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پہلے بھی فوجیوں کے ٹرائل ہوئے, لیفٹیننٹ جنرل رینک اور نیول چیف وغیرہ کے ہوئے, لیکن اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوئے, اور جو الزام تھے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کسی اور کے اوپر یہ نہیں لگے. اب یہ جو ان کو 4 قسم کی جو چارجز لگے تھے, یہ 3 چارجز وہ ہیں جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہیں. یہ 27 نومبر کو جب یہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد کے پیریڈ کے ہیں. صرف ایک جو آپ نے ٹاپ سٹی والا جو کیس ہے وہ جو ہے جو ان کے ڈیورنگ سروس والا جو ہے وہ آتا ہے, تو وہ بھی اس میں یہ شامل ہے. تو یہ اس لحاظ سے جو ان کو جو 14 سال کی جو قید ملی ہے, یہ زیادہ ان کے جو ہے یہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ پیریڈ ہے, اور وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ میں کس قسم کے ہیں, ان کے سیاسی معاملوں میں جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ جو ہے ان کی یہ انوالومنٹ تھی. اب وہ سیاسی کس کے ساتھ تھی یہ سب کو یہ معلوم ہے, اور پھر اس کے نتائج یہ کیا نکلے وہ بھی یہ سب کو یہ معلوم ہے. تو یہ اب تو 9 مئی والا تو منطقی انجام تک تو کیس پہنچا ہی نہیں ہے, تو وہ چیزیں تو اب آنی ہے. تو دس کوڈ بی اے روٹ ٹورڈ دیٹ, اور یہ ایکسپیڈائٹ کرے گا سیکنڈ پارٹ آف دی انویسٹیگیشن, ٹرائل اینڈ کورٹ مارشل. تنزیل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی تنزیل صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا بہرحال تنزیل صاحب چلی گئی ہیں. سامر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی آصف صاحب کے سامنے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف عالم صاحب کے سامنے تمام ایک
2017 से लेके 22 तक के जितने भी किरदार थे इनकी नशोनुमा में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की ओर से, उनके बारे में बात की। नवाज शरीफ साहब के 2 हफ्ते पहले एक खिताब करते हैं एमएनएस से, फरमाते हैं कि जो लोग इमरान को लाए वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आज एहतसाब की पहली कड़ी तो शायद अगर इमरान खान को अगर हम ये तासुब मान लिया जाए कि फैज हमीद की सपोर्ट है, ये तो सही बात है, मुबैना तौर पे हम बातें करते हैं, अगर वो मान लिया जाए कि फैज हमीद साहब जो हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया है, तो आप एज अ पार्लियामेंटेरियन कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी डिमांड करेंगे ये? बिल्कुल। ये हम जो सच बोलते हैं, ये आधा सच नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं और उन्होंने नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो, तो वो कमर जावेद बाजवा का नाम क्यों नहीं लेते? वो बाकी लोगों की अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते? देखिए, फौज एक मुकद्दस इदारा है, हमारी सरहदों की हिफाजत, जो हम घरों में सुकून से बैठते हैं, ये सरहदों पे दिफा करते हैं, और कोई अपनी रुपए पैसों की वजह अपनी जान नहीं देता कोई जवान। ये एक अल्लाह का खास करम है कि हमारी जो फौज ईमान, जिहाद और तकवा की बुनियाद पे, जो इसका मेन मोटो है, इसकी बुनियाद पे अगर फौज अगर उसको हम देखें, जिस तरह से फैज हमीद साहब के ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ था, देखें टॉप सिटी स्कैंडल और दूसरे ऐसे मामलात जिनमें माली बदनवानियां और दूसरी चीजें भी शामिल थीं। अगर आप प्रीवियस रिजीम्स देख लें या मौजूदा इधर हालात में, बहुत सारी चीजें हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं। हम ये देखते हैं कि एक टॉप सिटी नहीं, यहाँ पे तो जिस तरह से चूहे कुतर कुतर के खाते हैं, हमने पूरे पाकिस्तान को प्लाटों की सूरत में तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है। फौज को पूरे वसाइल देने चाहिए, पेट काट के कौम अपने वसाइल देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की राय को बदलें। जिस तरह से फरवरी के अंदर, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर सारा कुछ टॉपल किया गया, आगे पहले इलेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ होती रही है, लेकिन जिस तरह से ऐलानिया ये नहीं, लेकिन साबर साहब, ये तो धांधली के इल्जाम तो हमेशा से लगते रहे ना, ये तो हमेशा से लगते रहे। मैं अर्ज करूं, देखें, अभी ब्रिगेडियर साहब ने और तंजीला बहन ने जिक्र किया 9 मई वाले वाकयात का। हम तो चाहते हैं कि इसकी फुल इंक्वायरी हो, इसके वीडियो क्लिप्स आए, इसके सीसीटीवी वीडियोस आए, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले। ठीक है, जो भी इसका जिम्मेदार हो। ओके तंजीला साहबा, ये चाह रहे हैं, ये जो साबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई की तहकीकात हो, और वैसे बहुत हसीन इत्तेफाक है कि फैज हमीद की अकाउंटेबिलिटी पर और कमर जावेद बाजवा की अकाउंटेबिलिटी अगर होती है, जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, कहीं ना कहीं इत्तेफाक नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में और PMLN में। ये हसीन इत्तेफाक है। बहरहाल आप मौजूद थी उस दिन जो DGIS पे अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने जो कहा है कि मतलब एक फैसला कर लिया गया कौमी सलामती के हवाले से, और कह दिया गया है कि वो जो नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एच कर दिया है उनको, मतलब बानी PTI इमरान खान साहब को, कि अब वो उस कैटेगरी में आने वाले हैं बकौल DGIS पर अहमद शरीफ चौधरी साहब के हवाले से। ये बताइएगा कि 9 मई के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस तो अभी जारी हैं। बहुत संभल के मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब बहुत से लोग उसमें शामिल थे, हो सकता है मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे, लेकिन आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि बहुत से आम पाकिस्तानियों को जो सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में इल्म नहीं होता, वहां तक अटैक्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं फैज हमीद साहब को इस लीड से? इसके इम्कानात को तो रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर है ये एक सोचा समझा प्लान तो था। ऐसा नहीं था कि लोग जो हैं वो डिस्पर्स थे और कोई कहीं एहतजाज कर रहा था, कोई कहीं एहतजाज कर रहा था। यानी कि अगर ये 6 चौकों पे भी बैठ के एहतजाज कर रहे होते और 7 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ जाते, 7 पार्लियामान के बाहर एहतजाज कर रहे होते, तो ये इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। लेकिन पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में ये सिर्फ फौजी तंसीबात और जो फौजी इदारे हैं वहां जाके एहतजाज करना था,
ये तो इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक प्लान था। अब उस प्लान के जो मुहर्रकात हैं, अब देखें खुदा की ज़ात जानती है कि, लेकिन जो बातें बाहर आई वो यही थी कि उस वक्त ये कहा गया था इमरान खान साहब को कि आपके लोग जो हैं वो ये आके हमला करेंगे और फौज के अंदर से बगावत होगी, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद जो है वो सारी जो गेम है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। तो जो असल प्लान था वो ये था। अब किसने कहा था? ऐन मुमकिन है कि वो फैज हमीद साहब ने कहा हो, क्योंकि अभी तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं। तफसीलात सामने नहीं आई हैं, बिल्कुल नहीं आई। हाँ, लेकिन जो सियासी सरगर्मियों की बार बार बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हलफ की और जो उनकी ज़ाहिर मुद्दत थी मुलाजमत की, उसके बाद 2 साल तक वो सियासी किसी एक्टिविटी में शमूलियत नहीं कर सकते थे, तो वो सियासी एक्टिविटी मस्बत भी नहीं थी। अगर वो इतनी ख़तरनाक थी कि रियासत के सबसे बड़े इदारे पे हमलावर हो गए, कोई भी हुए, जैसे सामा साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए तहकीकात, तो अगर वो हमला हुआ, वो हमला तो हुआ ना, 9 मई तो हुआ, 9 मई तो उससे हुआ कोई है, इनकार बिल्कुल नहीं हुआ कर है। सामने हमने देखा है किस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जिला उस पे हमले किए गए। बहरहाल ठीक है। और इतना अनप्रेसिडेंटेड था। आप मुझे बताइए ये कैपिटल हिल पे मैं हमला हुआ कुछ किस अर्ज तरीके करने से की जसारत, वहां पे सजाई हुई? जी उसामा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी कहिए। मैं अगर अर्ज करूं कुछ, जी कहिए। जी 9 मई को इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। लाहौर में या जहां जहां भी ये मामला हुए हैं, देखें लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक गैर कानूनी और गैर ऐसी गिरफ्तारी पे जो कौम के मकबूल लीडर की गई, उसको अदालत के अहाते से जहां पे नहीं इजाजत नहीं होती, दरवाजे खिड़कियां तोड़ के वहां से उनको उठाया गया और फिर उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनकी इस हिरासत को गैर कानूनी भी करार दिया। अगर उस पे ऊपर स्पॉन्टेनियस रद्द अमल आया तो वो ये जाने कि लाहौर में से, मैं जानता हूं कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस किस जगह पे है, वहां पे आपको जाने के लिए 20 नाके और उधर से गुजरने पड़ते हैं। चंद हजार लोगों का मजमा अगर वहां पे चला गया और वो मैं आ रहा हूँ ब्रिगेड साहब, आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ और उसकी आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। नहीं, आपका प्रोग्राम ही बिल्कुल गलत डगर के ऊपर चल नहीं गलत डगर पर नहीं जा रहा ब्रिगेड साहब। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी बताइए। मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब जो चीजें हो चुकी हैं अभी आप वो कहानियां दोबारा मुर्दे जो गाड़ रहे हैं। ये एक कोर्ट मार्शल हो चुका है, इस हकीकत की बात करें कि ये क्या हुआ है। आप वो कहानियां लेते हैं जो कि खत्म हो गई। 9 मई का पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, हर चीज कैप्चर हो चुकी है। जो मिलिट्री ट्रायल से जितने भी मुकदमे उनके पास आए हैं वो जो है मंतकी अंजाम तक ये पहुंच चुके हैं। सिविल कोर्ट्स में वो नहीं हुए क्योंकि वो सारा प्रोटोटाइज ये सिस्टम है। ये कौन सी कमीशन की बात करते हैं और कौन सा कमीशन इस पाकिस्तान में ये हुआ है कि जो बात होती है जी कमीशन करे, जो चीज हो गई है वो हुई है, बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है। पहुंचाना है। इसके पीछे जो सारे मुहरकात हैं वो सब सामने जाहिर है। हम फौज ने अपना काम कर लिया है, अभी सिविल अदालतों का और हुकूमत का ये काम है कि बाकी चीजों को भी जितनी जल्दी है उसको ये काम करें, क्योंकि ये इतना टाइम जो है मेरी नजर में ये जो है ना ये बिल्कुल जाया किया है हमने कौम का, और ये मौका दिया है लोगों को जो है ना। नहीं ब्रिगेड साहब मौका नहीं दिया है, ब्रिगेड साहब कोई मौका नहीं दिया उनका, वो अपना इजहार करे थे, मैं काउंटर करता, आप बीच में आ गए। लेकिन बात ये है, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये 9 मई के जो वाकयात हुए उसमें सजाएं हो गई है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से। जो बात करते हैं जी सरहदों की हिफाजत करनी है, सरहदों की हिफाजत करनी है, मतलब ये है कि ये गलत काम कर रहे हैं जी। मतलब ये कि सरहदों की जो हिफाजत करते हैं तो कौन उनको वहां पर जो है ना लानतान कर रहा है? ये क्यों नहीं बोलते? कौन कह रहा है कि ना रेफ्यूजीज को भेजो ना उनको टेररिस्ट के साथ लड़ो? बिल्कुल उसमें तनकीद बजाय आपकी। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी कह रही है ना, और वो कह रही है जिस सरहदों की हिफाजत करो, सरहदों की हिफाजत ये कर रहे हैं। हाँ, यही फौज ही कर रही है ना। बिल्कुल आपकी और तनकीद, इस मुल्क को ये बचा भी रही है, फौज ही कर रही है ना। आपकी इंडिया के साथ भी लड़ रही है, अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ सही लड़ रही बात है, खारजियों के साथ भी ये लड़ रही है। ये कौन कर रहा है? और फिर बात कर रहे हैं कि जी हाँ नहीं जी सरहदों में करना चाहिए कि जी आपका इधर काम कोई नहीं है और जो मर्जी हम करें। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान को तो तकरीबन खत्म कर दिया सर। 9 मई के जो अजाइम है, अगर मैं वो बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कभी किसी ने किया था कि जी ये जो फौज जो है जिसने ये मुल्क
को जो है ना संभाला हुआ है बाहर के खतरात जिस किस्म के हैं और उसकी वो हिफाजत कर रही है, उसके अंदर ये दरारें पैदा कर रहे थे। उसी के आर्मी चीफ जो है उसको जो है दिन रात गालियां ये दे रहे थे और आज भी ये गालियां दे रहे हैं। क्या ये बात करते हैं फलाना है आप, मतलब है कि किस आई डोंट नो, मेरे पास तो अभी अल्फाज नहीं है, मैं वो उस तरह की जुबान तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह के ये वो करते हैं। जो बाहर ये बैठे हुए हैं, अभी आदिल राजा के खिलाफ जो है ना मुकदमा भी हुआ है, बाकियों को भी ये बुला के लाएंगे, फिर ये कहेंगे जी उनके ऊपर बड़ी ज्यादती होगी। ठीक है आसिफ साहब, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनके हीरोज हैं। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। फौज हमारा दिफा कर रही है, वो उनका एक मौकिफ था, हमने उसको काउंटर भी कर दिया आप। लेकिन बहरहाल बात यह है कि सजाएं हो चुकी है, 9 मई के हवाले से सारी चीजें का फैसला हो चुका है और अभी हाई कोर्ट में जिसको जाना है अपील कर दे। और ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भाम नहीं है कि 9 मई के हवाले से कोई कुछ किरदार थे। लेकिन वो किरदार जिसके हवाले से ISPR कह रहे हैं खुद से कि मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा फैज हमीद साहब के हवाले से, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। और जो उनकी पोलिटिकल इंटरफेरेंस के मामला जो थे वो जो साबित हो चुके हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर तो बात की जा सकती है ना आसिफ साहब, या नहीं की जा सकती? नहीं, क्यों नहीं की जाए, क्योंकि मैंने तो कहा कि ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी होना है, बस बात खत्म हो गई, लेट द टाइम कम। मजीद इसके अंदर आसिफ साहब और जो किरदार होंगे जो उनकी नशोनुमा में उनके लिए आए थे, उनका भी तो होना चाहिए ना एहतसाब? देखिए ये वी आर नो वन टू से, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। ये अच्छा। भी कोर्ट मार्शल है, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर हुआ है। नहीं, इजाजत गवर्नमेंट दी गई है, उन्होंने उनको ओके दिया है तो उन्होंने ये कार्रवाई की है। अभी आगे अगर 2 हैं 3 हैं, सिविलियन भी हैं, फौजी भी हैं, तो कौन रोकता है उनको? ये ठीक है सर, अमल तो बड़ा लंबा है, इसमें तो बहुत से इसमें काने चोर हैं ये जिनको पकड़ना है और करना है। तो सबसे ज्यादा मसला ही हमारा अकाउंटेबिलिटी का है, सबसे कमजोरी हमारी जुडिशरी है और अकाउंटेबिलिटी है। यही चीज तो नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है एक सॉफ्ट स्टेट बन गया हुआ था और अब हम हार्ड स्टेट बनने की ओके। तंजीर साहब आपका लास्ट कमेंट क्या होगा इस सब पे मैम? देखिए आसिफ साहब के जज्बात जो हैं वो बिल्कुल बजा हैं, लेकिन चीजें जो हैं वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 होना है, लेकिन वो पार्ट 2 होते हुए बहुत टाइम गुजर गया ना। अब मेरा सवाल जो सन आपने सुना था वो यही था कि जब रियासत के लिए एक शख्स खतरा बन गया या एक बयानिया खतरा बन गया तो सिर्फ बयानिया बनाने से तो वो रुकेगा नहीं। आप तहकीकात करें, आप मुकम्मल करें, जिसकी जो जिस बात में जिम्मेदार है आप उसको सजा दें। हम सारी जिंदगी 9 मई में स्टक नहीं रह सकते और ना ही हम कोई और 9 मई अफोर्ड करते हैं, ना ही कोई मुल्क और अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ा प्रेसिडेंट है, लेकिन सिर्फ दूसरों को मलाइन करने के लिए किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कि इन्होंने भी किया होगा इन्होंने भी किया होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। ये देखिए 15 महीने की फैज हमीद साहब की जो है वो थी जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें बड़ी लेंथी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, यकीनन बहुत सारे हकाइक सामने आए होंगे। और आपको मालूम है कि इसमें एक किरदार बुशरा बीबी साहिबा का भी है और ये जो नेक्सस था, ये जो मुसल्लस थी बुशरा बीबी की इमरान खान साहब की वजह फैज की, जी बिल्कुल, ये ऊपर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आपको याद है तंजीर साहब, आप भी इस बात से आगाह हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया है यूनाइटेड किंगडम में अभी तक। 2 हफ्ते हो गए, लेकिन आज देखे ना उन्होंने कह दिया कि फौज के इदारे के मुलाजिम से फैज हमीद और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखिए कि इमरान खान साहब को भी अपने हक में गवाही के लिए फैज हमीद ने लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये कह दें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन तहकीकात में वो ताल्लुक मौजूद हो, शवाहिद में वो ताल्लुक मौजूद हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो उस पर कार्रवाई होगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि बात हुई भूल गई बस मट्टी डाले, मट्टी नहीं डाली जाएगी मेरा ख्याल है। चले अल्लाह करे हर किरदार इसके अंदर जो इनकी नशोनुमा में शामिल हैं वो सब आए, चाहे वो सियासी किरदार हो या उस वक्त की जो भी हाई कमांड हो बहरहाल। और ये इंशाल्लाह जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये सब इंशाल्लाह फैसले होंगे। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ ब्रिगेडियर आसिफ हारून थे, उसामा अली हमजा साहब थे जो PTI से थे, और तंजीला रहमान साहिबा थी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना टेंस हो जाती है डिस्कशंस नाज़रीन। मैं बहुत
میں نے 1.5 سال سے سیاسی پروگرامز کر رہا ہوں, مختلف موضوعات پر بھی کر رہا ہوں, لیکن جب سیاسی پروگرامز ہوتے ہیں تو اسی طرح کا ماحول بن جاتا ہے. اور میں ذاتی طور پہ مجھ پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ میں کسی کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں, کم ٹائم دے رہا ہوں. میں ایک چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ سب کو اظہار کرنے کا موقع ہے. ہاں اگر ان کا اظہار ریڈ لائنز کو کراس کر رہا ہے, ہم ان کو کاؤنٹر کرتا ہے. بھی تو انہوں نے جواب دینا شروع کیا تھا, لیکن اس میں آصف عالم صاحب بالکل بیچ میں آ گئے, کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بات کیا ہے. یہ طریقہ کار تھوڑا سا غیر مناسب ہو جاتا ہے. ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آصف عالم صاحب ہیں اور سب ہیں. ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان فوج کے ساتھ, اور ہم بالکل آج جو بچے ہوئے ہیں, ہماری جو فوج شہادتیں دے رہے ہیں, چاہے وہ سرحدوں پر ہو اور کہیں پر بھی ہو, مطلب انڈیا سے ہم جنگ جیتے, افغانستان سے جو ہم پر حملے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو آج خود آئی ایس پی آر کی یہ پریس ریلیز موجود ہے کہ فیض امیر صاحب کی سیاسی مداخلت پر ان کو سزا دی گئی ہے, تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ 2027 سے لے کے 22 تک کون سے ایسے کردار تھے کہ جو اس سب میں شامل ہے. اگر ان کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے تو اس کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ ابھی اسٹیپ 1 پہ ہی رہیے, اسٹیپ 2 پہ مت جائیے. بھائی سوال تو اٹھایا جائے گا, ایز اے صحافی ہم سوال اٹھائیں گے, کون لوگ اس میں شامل ہیں. بہرحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں مبین قاضی صاحب, ایڈوکیٹ ہیں, سینئر لائر ہیں. بہت شکریہ آپ کا مبین قاضی صاحب. یہ ابھی ایک بحث جاری ہے جن کو سزا ہوئی ہے. یہ ابھی ریما عمر صاحبہ کا جو فیمس لائر ہے, مشہور لائر ہے, ایکس اکاؤنٹ پہ میں نے ان کا ایک تبصرہ پڑھا کہ اس کی اپیل صرف ملٹری کورٹس پہ ہو سکتی ہے, سویلین کورٹس میں نہیں ہو سکتی. ایسا ہے کیا؟ نہیں, ان کی پہلے انٹرنل اپنا جو ان کا پروسیس ہے, اپیل جائے گی, جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اپنے پروسیجر کے تحت جائے گی میکسیمم اوپر تک, چیف صاحب تک, اور وہ بھی ان کو کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب ان کی اوپر ہو جائے تو دین یو کین فائل این اپیل. پھر آپ اس میں اپیلٹ سپیریئر کورٹس کے اندر آتے ہیں. یہ جائے گا. ابھی تو یہ اپنی اپیل وغیرہ میں نارملی ان کی اپیل وہاں پہ یہی ہوتی ہے پریکٹس کہ وہ سزا کو تھوڑی بہت ریڈیوس کر دیتے ہیں, اور بعض میں کوئی آ کے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو ابھی یہ ان کو لیے بہتر آئے گا کہ کورٹوں میں آنے کے بجائے یہ جتنی دیر ان کا میٹر ادھر ہی پینڈنگ رکھ لیں کہ کسی وقت جو ہے ایزی ان کے لیے ماحول سازگار ہو جائے اور ان کو کوئی ریلیف مل جائے. ان کا نارملی یہی ہوا ہے ابھی تک تو جتنی پریکٹس دیکھی ہے کہ یہ ہوتے ہیں اینڈ پہ جو ہے وہ سزا یہاں سے جو ہے کورٹ سے ان کو سزا ہوتی ہے. سزا ہونے کے بعد اپیل کا جو ان کا پروسیجر ہے ڈپارٹمنٹل انٹرنل, اس کے اندر یہ چیزیں کچھ ریڈیوس ہو جاتی ہیں سزا. تو ابھی قید بامشقت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے قید بامشقت والی پنشمنٹ یہ کم ہو جائے, کچھ سال کم ہو جائے. تو یہ ابھی اس پہ پروسیس میں ہے. دیکھیں ابھی ان کی نیکسٹ میں اپنی انٹرنل ڈپارٹمنٹل میں کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کی. لیکن یہ ایک ضرور چیز ہے کہ جی میں اس کیس کے میرٹ پر تو نہیں کرتا کہ مجھے اس کیس کے سارے فیکٹس نہیں اندازہ, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اچھا, لیکن مبین صاحب ایک کہتے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک لوگ کنسرن یہ شو کرتے ہیں, اور ان کا ایک اوپینین ہے, لیگل اوپینین ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ یہ اکیڈیمک بحث ہے, اس میں کوئی ہم پر کوئی ایسے کوئی فتوے صادر نہ کر دے کہ ہم پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, کہ پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ جو سول کورٹس ہوتے ہیں اس میں اوپن پروسیڈنگس ہوتی ہیں. تو اس پرائیویسی والے معاملے کو, کیونکہ ملٹری کا اپنا انٹرنل میکینزم اکاؤنٹیبلٹی کا, اور ٹھیک ہے وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اس پہ ان کا پورا یہ حق ہے کہ اپنے کسی بھی بلیک شیپ آفیسر پہ انویسٹیگیٹ کریں, جیسے آج فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی ہے. اب یہ جو پرائیویسی والا میٹر ہے آرٹیکل 10 میں موجود ہے نا, آرٹیکل 10 میں آف دی کانسٹیٹیوشن موجود ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا, ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی تو ان کو رائٹ میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے. وہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تو نہیں ختم ہو جاتی نا, تو وہ والے ان کو رائٹ ان کو اویلیبل ہوں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ میں تو اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے پوچھا کہ ایک روایت قائم ہوئی. اس سے پہلے راہیل صاحب کے شریف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جنرل تک کو کچھ چلے, جنرل کا کچھ ٹرائل ہوا تھا کورٹ مارشل, لیکن یہ ہوا تھا کہ سزا ان کی صرف ریٹائرمنٹ ہو کے اور ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ختم ہوئے تھے. یہاں پہ یہ اب اس لیول تک آ گیا, اگر ڈی جی آئی ایس آئی کے تک آیا تو ابھی اس دور میں یہ ہے کہ جی آپ پھر اب امید رکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں آرمی اگر اپنی جو پروسیس کرتی ہے تو فارمر آرمی چیف وغیرہ کا بھی ہو ٹرائل. کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے جنرل اسلم بیگ صاحب کی مثال ہے, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا, جنرل اسد درانی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جی مجھے تو انہوں نے کہا تھا وہ آئی ایس آئی کے فنڈ دینے والے ایشو کے اندر, انہوں نے کہا تھا بالکل ہم نے پرووائڈ کیے تھے. جنرل حمید گل نے کہا, لیکن کسی نے کوئی ٹرائل نہیں کیا. جنرل اسلم بیگ صاحب کا بھی کوئی ٹرائل نہیں ہوا. تو ایٹ لیسٹ اگر اس میں جو گراؤنڈز آ رہے ہیں کہ یہ پولیٹکس کے اندر انٹرفیئرنس پہ اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے پہ, تو یہ ایک چیز ہے, ایک اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پازیٹو ہے کہ آپ ہائر لیول کی طرف جا رہا ہے. کنٹریز کی جو ہسٹریز ہوتی ہیں نیشنز کی وہ یوں ہی بنتی ہیں ہسٹوریکلی
हजारों साल की सदी है, बाकी लोगों की, बाकी कंट्रीज को तो देखें तो हजार साल की उनकी हिस्ट्री है, हमारी तो बहुत शॉर्ट सी हिस्ट्री है। और पीरियड टाइम एक सिस्टम डेवलप होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, आपके सिस्टम स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये इस एंगल से देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। आगे ये है कि जो उनको राइट टू फेयर ट्रायल के तहत जो आर्टिकल 10A की प्रोटेक्शन वो उनको मिलनी चाहिए, वो उनका राइट है, बिल्कुल हर शख्स को मिलनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें राइट टू फेयर ट्रायल की बात है, इसमें खुद आज ये कहा गया है कि उनको तमाम जो डिफेंस के लिए जितने चाहिए थी चीज़ें उनको अकॉर्ड की गई हैं, उन्होंने इनके पास पूरा दिफा करने का उनको हक दिया गया है। अच्छा, ये इसमें अभी क्योंकि इस पर तफसीली फैसला वैसे मिलिट्री कोर्ट्स में आता है जी, ये अपने पास ही रखते हैं नॉर्मली, है तो बड़ी मुश्किल से पार्टीज को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। वो अच्छा। उसको इतनी जल्दी पब्लिक तो नहीं करेंगे, अभी तो वैसे ही उनके पास ये पब्लिक में तो तब जाके आएगा कि जिस वक्त ये किसी इन्होंने अपनी फाइनल रेमेडी अवेल होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में की तरफ नहीं, लेकिन फिर मुबीन साहब एक मसला हो जाएगा ना, तो एक मसला फिर ये हो जाएगा कि फिर सारे तज्जियात स्पेकुलेशंस पे चलते रहेंगे ना फिर तो। जी जी, यही चीज है। लेकिन देखें, आपको ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जहां तक को तो स्टेट सीक्रेट के हद तक वाली प्रोविजन है वो आपको रखना चाहिए कि स्टेट सीक्रेट है, इसको हम ओपन नहीं करते। जहां तो सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। लेकिन जहां को प्रॉपर्टी की लेन देन का इशू है, जहां पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है, उस चीज को आर्मी के इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो ओपन करे। इसलिए ओपन करे ताकि लोगों को पता लगे कि हम इन्होंने किस तरह की अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट की है। ये मैसेज आया कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे चले बात कर लेते हैं ना, नहीं छूटेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी को आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी और राइट टू फेयर ट्रायल वो लाजमी होने चाहिए ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट हो। और नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बचा फरमाइए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर होता है, रियासत के मामलात होते हैं, उसको तो चले ठीक है आप नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले जो मामलात हैं जिसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें गैस वर्क किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं टॉप सिटी स्कैंडल का एक है, गैस वर्क ये किया जा सकता है कि जजेस को या जुडिशरी को इनकी एक मुबैना किरदार था इनको चुप करवाने में, मीडिया के हवाले से, मीडिया मुलिंग के हवाले से उनके ऊपर सारी बातें की जा रही हैं जिसमें सहाफ़ी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि किसी भी बात को क्रेडेंस देने के लिए ऑब्वियसली आर्मी का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है, हमारे पास अगर तफसील आ जाए तो वो एक अच्छी और वाज़ेह पिक्चर हो जाएगी ताकि तमाम स्पेकुलेशंस खत्म हो जाए। फिर ये होना चाहिए। इसलिए देखे ना कि अवाम का राइट है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A के तहत अवाम का भी तो है ना। जो मैटर्स उन्होंने अवाम की हद तक किए हैं, जो अवाम के राइट में इंटरफेयर किया है, अवाम के फंडामेंटल राइट्स उन्होंने एनक्रोच अपॉन किए हैं अपनी उस अथॉरिटी को यूज करके, उसके लिए अवाम का हक है कि उसको पता लगना चाहिए। दूसरा, इस चीज के अंदर ये चीज एक अच्छी चीज है कि आप इसके साथ आपको एक और भी चीज देखनी पड़ेगी। आपकी ये इसका एक पॉजिटिव साइन ये है कि आपको ये पता लगा है कि जी इख्तियारात की इर्तिकाब किसी एक शख्स के अंदर होना कितना नुकसानदेह है, उस पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए नुकसानदेह है। तो इस पे अब सोचना चाहिए कि आर्मी को भी अपना मैकेनिज्म में देखना चाहिए कि अपने तमाम सिस्टम के अंदर कहीं भी किसी एक शख्स को इतनी ज्यादा अथॉरिटी ना दी जाए, उस पे काउंटर चेक्स एंड बैलेंस इंस्टीट्यूशन के अपने ऐसे हों कि वो कोई भी अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ना कर सके, ऐसी सिचुएशन ना आए। आज के दिस इज ए हाई टाइम कि आर्मी का इंस्टीट्यूशन अपने जो वर्किंग हिरार्की है और उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म लाए कि किसी भी जगह पर किसी एक शख्स के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पावर जो है वो करप्ट्स जो है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये प्रिंसिपल है। तो किसी एक शख्स के पास इतने ज्यादा इख्तियारात के वो जो दिल चाहे करे, इस पे अब इंस्टीट्यूशन ने खुद भी एक मिसाल कायम कर दी है ट्रायल के जरिए। तो इस ट्रायल के जो नतीजे निकले हैं उसकी रोशनी में अब उनको इंस्टीट्यूशनल जो है अपना मैकेनिज्म उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है अपनी डिसिप्लिन को। ठीक है, बिल्कुल। ये जितनी सजेशंस हैं इन गुड फेथ दी जा रही हैं, जाहिर बात है वी लव पाकिस्तान, वी love Pakistan Army and we love every citizen of this country and we will also want justice to be served across the board। जो फैज अमीर साहब के हवाले से जो लोग इस किरदार में 2017 से 22 तक मैंने रेफरेंस दे दिया आपको कौन कौन लोग थे, उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुबीन काजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत ही आपने कहा कि कुछ चीज़ों पे तफसीली फैसला है ताकि हमें पता हो, आवाम को भी पता हो, और आवाम का ये राइट है कि किन किन मामला। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये सारे मामला आ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मैंने किया, आपने देखा कि टेंस हो जाती हैं ये डिस्कशंस, विच इज़ नॉट गुड। वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वी बिलीव इन गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस
your point of view, but it should be according to the constitution. It should not cross the red lines. हम इस चीज को मानते हैं, इसी वजह से हमने उनको मौका दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामान्य नंबर से वो बुरी बात अभी करने ही वाले थे, मैं काउंटर करने वाला था, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून जाहिर बात है जज्बाती हैं और हम सब जज्बाती हैं, उन्होंने उस पर जो है आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बहरहाल दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कराची के हवाले से, कल की खबर थी जैसे मैंने कहा 4 कल डंपर्स ने लोगों को कुचला है कराची के अंदर, 4 डंपर्स ने लोगों को कुचला है कराची के अंदर, और उसकी वजह से मसला ये हुआ है कि कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा पा रहा। मैंने कल देखा एक बाप कैसे अपने बच्चे के लिए रो रहा था, मैंने देखा बहुत तकलीफ हुई, और क्या कहा जाए, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। कि मैंने प्रोग्राम भी किया था डंपर माफिया के हवाले से, लेकिन ये शायद इंसान और वाटर टैंकर्स भी यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। काश अगर आज सबके नलों में घरों में पानी आ रहा होता तो ये वाटर टैंकर्स ही नहीं होते, जब ये वाटर टैंकर्स ही नहीं होते तो कोई इस तरह से कुचला नहीं जा रहा होता। तो कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना, कौन जिम्मेदार है, आप सब अपनी तरफ से हिसाब लगाते रहिए। तस्मीन जावेद को खबर से तज़ियत तक से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स को भी प्रोग्राम में लाना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।